जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 26वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, आज के मोटिवेशन से इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है कि कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती। क्या दोस्तों? कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती और रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने का तो अगर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। क्या दोस्तों? हार भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, ठीक ना। तो मौर्य वंश के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मौर्य वंश। क्या हेडिंग डालेंगे? मौर्य वंश, ठीक ना। मौर्य वंश। तो दोस्तों, मौर्य वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा, बता दीजिए जल्दी से। तो मौर्य वंश का कार्यकाल था कब से कब तक रहा? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व से लेकर कब तक रहा? 322 ईसा पूर्व से लेकर कब तक रहा? तो ये रहा 185 ईसा पूर्व तक रहा। कब तक रहा? 185 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक ना। कब तक रहा? 185 ईसा पूर्व तक रहा। और यह माना जाता है कि भारतीय इतिहास में मौर्य वंश जो था, भारतीय इतिहास में ये राजवंश ऐसा था कि भारत के सबसे भौगोलिक ना सबसे बड़े भौगोलिक सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर क्या किया था? राज किया था। सबसे बड़े भौगोलिक सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर राज किया, ठीक ना। इससे पहले कोई नहीं राज किया और इसके बाद भी नहीं किया ना, राज किया, ठीक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी ना। तो मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की गई थी 322 ईसा पूर्व में की गई थी। कब की गई थी? 322 ईसा पूर्व में की गई थी, ठीक ना। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बता दीजिए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे ना। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे कौन? जल्दी से कमेंट कीजिए। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ना। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे ना। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात आ जाती है तो यहाँ से ये जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था कब? इनका जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, ठीक ना। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके जानने का स्रोत क्या है ना, उसके जानकारी के स्रोत क्या है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य वंश। तो जब मौर्य वंश हम लोग पढ़ रहे हैं तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या क्या है ना। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं कि मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत क्या। मौर्य वंश की जानकारी ना, जानकारी के स्रोत ना, जानकारी के स्रोत। तो जानकारी के स्रोत क्या क्या है मौर्य वंश के? तो दोस्तों, किसी भी इतिहास में पढ़ने से पहले अगर उसकी जानकारी के स्रोत हमको जानना है तो 3 तरह से हमको जानकारी के स्रोत मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं? एक मिलता है पुरातात्विक स्रोत मिलता है। पहला हमको क्या मिलता है? पुरातात्विक स्रोत ना। क्या मिलता है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक ना, पुरातात्विक स्रोत, ठीक ना। पुरातात्विक स्रोत से एक जानकारी हमको मिलती है। और दूसरी जानकारी किससे मिलती है? तो दूसरी जानकारी हमको मिलती है साहित्य स्रोत से। किससे?
साहित्य स्रोत से ना, साहित्य 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 स्रोत ना, साहित्य स्रोत से। और तीसरी जानकारी हमको मौर्य वंश की जानकारी लेना है तो किससे प्राप्त मिलती है, तो तीसरी जानकारी हमको मिलती है विदेशी विवरण से। किससे, विदेशी विवरण ना, किससे मिलती है, विदेशी विवरण, ठीक ना, विदेशी विवरण, विदेशी विवरण। तो पहले ये जान लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है। तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है कि जो चीज जमीन के नीचे से प्राप्त हो ना, अगर कोई चीज जमीन के नीचे से प्राप्त हो, जमीन के नीचे से ना, जमीन के नीचे से प्राप्त चीज ना, प्राप्त चीज, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पुरातात्विक स्रोत। और साहित्य स्रोत किसको बोलते हैं, जैसे कि जो मौर्य वंश के समय जो किताबें लिखी गई थी, जो साहित्य लिखे गए थे, चाहे कुछ भी लिखा गया था, वो उसका मतलब खनन करने पर जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, साहित्य स्रोत बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को इस कॉपी पर हम लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ ना, अगर लिखा हुआ चीज़ अगर अभी भूकंप आ जाता है, धरती पलट जाती है, कोई विनाश हो जाता है, तो बाद में अगर यह खनन करने पर अगर मिलेगा तो लोग इसको क्या कहेंगे, साहित्य स्रोत कहेंगे, ठीक ना। ये क्या है, साहित्य स्रोत कहलाएगा। अब विदेशी विवरण क्या कहलाएगा, तो विदेशी विवरण वह कहलाएगा कि जो विदेशी भारत में आए थे, क्या, जो विदेशी भारत में आए थे, जो विदेशी ना, जो विदेशी भारत में आए, ठीक ना, भारत में आए, तो उनसे प्राप्त स्रोत ना, उनसे प्राप्त स्रोत को हम लोग क्या कहेंगे, विदेशी विवरण कहेंगे। क्या कहेंगे, विदेशी विवरण कहेंगे, ठीक ना। अच्छा, तो पुरातात्विक स्रोत जो है, तो पुरातात्विक स्रोत से हमें 3 ऐसे अभिलेख हैं, मिले हैं, जिनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है ना। तो इनसे कितने अभिलेख मिले हैं, 3 मिले हैं। तो पहला हमको क्या अभिलेख मिला है, किसका, तो चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख मिले हैं। किसके अभिलेख मिले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके अभिलेख मिले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख। किसके अभिलेख मिले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख मिले हैं, ठीक ना, अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के 3 अभिलेख हैं, जिनसे हमें मौर्य वंश के अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है। तो वह कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वह कौन कौन से हैं, तो एक हमको मिला है चंद्रगुप्त मौर्य के से, हमको अभिलेख से में 3 अभिलेख मिले हैं। तो एक हमको पहला क्या मिला है, तो पहला हमको मिला है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा मिला है, जूनागढ़ अभिलेख ना, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक, जूनागढ़ अभिलेख। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है, तो जूनागढ़ अभिलेख है कहाँ पे, जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक ना, गुजरात। अच्छा, गुजरात में है, लेकिन गुजरात में कहाँ पे है, तो गुजरात में है गिरनार की पहाड़ी पर। कहाँ पे है, गिरनार ना, गिरनार की पहाड़ी पर है। कहाँ है, गिरनार की पहाड़ी पर, ठीक ना, गिरनार की पहाड़ी पर, ठीक। अच्छा, इसके बाद मतलब कि चंद्रगुप्त के मौर्य से हमको 3 अभिलेखों की जानकारी मिली है। तो पहला हम लोग को मिला है जूनागढ़ अभिलेख, लेकिन दूसरा कौन सा है, तो दूसरा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दूसरा हमको मिला है, दूसरे नंबर पर हमको मिला है क्या, दूसरे नंबर पर मिला है कौन सा, महास्थान अभिलेख। कौन सा मिला है, महास्थान अभिलेख ना, महास्थान अभिलेख का मिला है, महास्थान अभिलेख। अच्छा, महास्थान अभिलेख यह कहाँ पे है, तो महास्थान अभिलेख जो है बंगाल में है। कहाँ पे है, बंगाल में, ठीक ना, कहाँ पे है, बंगाल में। बंगाल में कहाँ पे है, तो बंगाल में बोगरा जिला में। कहाँ पे है, बोगरा जिला में, ठीक ना, बोगरा जिला, ठीक ना, बोगरा जिला में, ठीक ना, कहाँ पे है, बोगरा जिला में, ठीक। अच्छा, 2 जानकारी हमको मिल गई। तीसरी जानकारी क्या मिली है, तो तीसरी जानकारी हमको मिली है किसकी, सोहगौरा अभिलेख की। किसकी, सोहगौरा अभिलेख ना, सोहगौरा, कौन सा, सोहगौरा अभिलेख, ठीक ना, सोहगौरा अभिलेख। तो सोहगौरा अभिलेख यह कहाँ पर है, तो सोहगौरा अभिलेख है
कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। सो गौरा अभिलेख का जानकारी कहाँ से हमको मिली है? तो यह मिली है उत्तर प्रदेश। कहाँ से? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। कहाँ से मिली है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से मिली है। ठीक, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। ठीक ना। अच्छा, अभिलेख का मतलब क्या होता है? ये अभिलेख जो है इसका मतलब क्या होता है? तो अभिलेख का मतलब होता है कि लिखा हुआ या दब गया हो, बाद में खनन करने से प्राप्त हो ना। अगर कोई चीज लिखी हुई हो ना, लिखा हुआ हो और दब गया हो, जमीन के अंदर दब गया हो, अब बाद में खनन करने से मिल जाए तो उसे क्या हम लोग बोलेंगे? उसके एक अभिलेख मिलेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे? अभिलेख बोलेंगे। ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे। अच्छा, एक बात, दूसरे नंबर पर किसका अभिलेख था? तो दूसरे नंबर पर जो थे बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। तो बिंदुसार का कोई अभिलेख नहीं मिला है। क्या? बिंदुसार के कोई अभिलेख नहीं मिले। ठीक ना, ये जान लीजिए। बिंदुसार अगर कोई पूछे कि बिंदुसार के अभिलेख मिले थे तो नहीं मिले थे। बिंदुसार के कोई अभिलेख ना, बिंदुसार के कोई अभिलेख नहीं मिला है। ठीक ना, बिंदुसार के कोई अभिलेख नहीं मिला है। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम क्या जानेंगे? इसके बाद जानेंगे अशोक के अभिलेख। किसके जानेंगे? अशोक के अभिलेख ना। तो अशोक के अभिलेख जानेंगे तो पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग, अशोक के अभिलेख। किसके अभिलेख? अशोक ना, अशोक के अभिलेख ना, अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख तो कई थे, लेकिन जो प्रमुख है उसको हम जान लेते हैं, अभिलेख ना। तो अशोक के अभिलेख जो मिले थे, तो कितने मिले थे? 3 ना। मुख्य रूप से कितने थे? 3 थे। तो तीनों का नाम जान लेते हैं। तो पहला क्या था अशोक के अभिलेख में? पहला कौन सा था? तो पहला था शिलालेख अभिलेख। कौन था? शिलालेख अभिलेख ना। शिलालेख अभिलेख। कौन था? शिलालेख अभिलेख। ठीक ना, शिलालेख अभिलेख। अच्छा, ये तो हो गया पहला। लेकिन 3 अभिलेख मिले थे, अशोक के भी 3 अभिलेख मिले थे। तो दूसरे नंबर पर कौन था? तो दूसरे नंबर पर क्या था? तो दूसरे नंबर पर था स्तंभ अभिलेख। क्या था? स्तंभ ना, स्तंभ अभिलेख। कौन था? स्तंभ अभिलेख। ठीक, स्तंभ अभिलेख। स्तंभ अभिलेख के बाद तीसरा क्या था? तो तीसरे को जान लेते हैं कि तीसरा क्या था हमारा। तो तीसरा था, तीसरे नंबर पे था हमारा कौन सा? गुहा लेख अभिलेख। क्या था? गुहा लेख ना, गुहा लेख अभिलेख। क्या था? गुहा लेख अभिलेख। ठीक, गुहा लेख अभिलेख। अब यहाँ से कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं कि जैसे पूछ दे कि शिलालेख अभिलेख किसे कहते हैं ना। शिलालेख अभिलेख किसे कहते हैं? तो शिलालेख अभिलेख उसे कहते हैं कि कोई भी, अगर मतलब शिलालेख का, अच्छा ये जान लीजिए पहले, शिला का मतलब क्या होता है? तो शिला का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। ठीक ना, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक, तो शिलालेख अभिलेख किसे कहते हैं? अगर आप किसी पत्थर पर कोई लेख लिखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? शिलालेख ना। पत्थर पर कोई लेख लिखा गया हो, पत्थर पर कोई लेख ना, पत्थर पर कोई लेख लिखा हो, अगर कोई पत्थर पर लेख लिखा हो तो उसको क्या कहेंगे? शिलालेख अभिलेख कहेंगे। स्तंभ का मतलब क्या होता है? तो स्तंभ का मतलब होता है पिलर। क्या होता है दोस्तों? पिलर मतलब बोले तो खंभा। आपके घरों में देखे होंगे तो इस तरह से पिलर दिया जाता है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं, या पिलर बोलेंगे या खंभा बोलेंगे। ठीक ना। तो स्तंभ अभिलेख का मतलब क्या होता है? जो पिलर पर लिखा गया हो, जो पिलर या खंभे ना, पिलर या खंभे पर लिखा लेख ना, उसको हम क्या कहेंगे? स्तंभ अभिलेख कहेंगे। ठीक। अच्छा, ये तीसरा क्या है? तीसरा है गुहा अभिलेख। तो गुहा अभिलेख किसे कहेंगे? तो गुहा किसे कहते हैं? तो जो पहाड़ों को काट कर ना, अच्छा गुहा किसे कहते हैं? तो जो पहाड़ों को काट कर गुफा बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं ना।
पहाड़ों को काट कर, कोई पहाड़ है अगर उसको काट कर गुफा बना दी जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, गुहा कहेंगे, ठीक ना। और उस पहाड़ की दीवारों पर ना, जब एक गुफा बन गई, मान लीजिए एक गुफा बन गई, तो इसके दीवारों पर जो लेख लिखा जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, गुहा लेख कहेंगे। क्या कहेंगे, गुहा लेख कहेंगे या गुहा अभिलेख कहेंगे, ठीक ना। इतनी जानकारी हो गई आप लोगों को। और क्या मिला था यहाँ से, और किससे हमको जानकारी मिलती है, तो एक मिलती है मृद भांड से। किससे मिलती है, मृद भांड से ना। किससे मिलती है, तो चौथे नंबर पे एक मिलती है हमको मृद भांड से। किससे, मृद भांड से, ठीक ना। मृद भांड ना, मृद भांड, मृद भांड से। पांचवें नंबर पर किससे मिलती है, कि जिससे हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो स्मारकों से मिलती है। किससे, स्मारक से, ठीक ना, स्मारकों से मिलती है। और क्या मिलती है, किससे जानकारी मिलती है, जिससे कि हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त हो जाए, तो एक चित्रकला, उस समय की जो चित्रकलाएं बनाई गई थी उससे हमको जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में, ठीक ना, चित्रकला, ठीक। इतना चीज हम लोग जान गए। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे क्या, इसके आगे जानेंगे साहित्य स्रोत के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में जानेंगे, साहित्य स्रोत के बारे में, ठीक। अब साहित्य स्रोत के बारे में जान लेते हैं, तो हम लोग हेडिंग पहले यहां से डालेंगे साहित्य स्रोत। क्या डालेंगे, साहित्य स्रोत, ठीक ना, साहित्य ना, साहित्य, साहित्य स्रोत। तो साहित्य स्रोत क्या क्या थे, यहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि साहित्य स्रोत हमारे क्या क्या थे, जो जिससे हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो एक हमको मिलती है किससे, बताइए। एक मिलती है दीप वंश एवं महावंश से। किससे, दीप ना, दीप वंश, दीप वंश एवं, दीप वंश एवं महावंश। किससे, महावंश से, ठीक ना, दीप वंश एवं महावंश से। अच्छा, इन दोनों की रचना कहाँ पे हुई थी, दीप वंश और महावंश की रचना कहाँ हुई थी इन दोनों की, तो इन दोनों की रचना हुई थी, बताइए जल्दी से, इन दोनों की रचना कहाँ पे हुई थी, तो इन दोनों की रचना हुई थी कहाँ पे, तो इन दोनों की रचना हुई थी श्रीलंका में। कहाँ पे हुई थी, श्रीलंका में ना, श्रीलंका, कहाँ पे हुई थी, श्रीलंका में, ठीक ना, श्रीलंका में। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एक और इसीलिए इसके नाम से जाने जाते हैं कि श्रीलंका में जब हुई थी तो इसको इसलिए एक और नाम दिया गया, सिंघली ग्रंथ दिया गया। क्या नाम दिया गया, सिंघली ना, सिंघली, सिंघली ग्रंथ। किस नाम से जाना गया इसको, सिंघली ग्रंथ नाम दे दिया गया या सिंघली ग्रंथ नाम से जाना गया, ठीक ना। अब दूसरे नंबर पर हम जानेंगे कि दूसरे नंबर पर हमको मौर्य वंश के जानकारी मिलती है जो साहित्य स्रोत हैं, तो दूसरे है अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र है। क्या है, अर्थ, अर्थशास्त्र, ठीक ना, अर्थशास्त्र। अच्छा, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अगर पूछ दे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक थे हमारे कौन, कौटिल्य थे। कौन थे, कौटिल्य ना, कौन थे, कौटिल्य थे, ठीक ना। अच्छा, कौटिल्य का अन्य नाम भी है, तो कौटिल्य का अन्य नाम क्या क्या है बता दीजिए। तो इनका अन्य नाम है, कौटिल्य का अन्य नाम, ठीक ना, अन्य नाम। तो कौटिल्य के अन्य नाम क्या क्या है, तो अन्य नाम है इनके क्या, एक इनको जाना जाता है विष्णु गुप्त के नाम से। किसके नाम से, विष्णु ना, विष्णु गुप्त। किस नाम से जाना जाता है, विष्णु गुप्त के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से इनको जाना जाता है, चाणक्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, चाणक्य ना, चाणक्य के नाम से इनको जाना जाता है। किनको, कौटिल्य को, ठीक ना। अच्छा, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र पर टीका किसका है ना, तो अर्थशास्त्र पर टीका, तो अर्थशास्त्र पर टीका किसका था, टीका ना, टीका। टीका का मतलब क्या होता है, तो टीका का मतलब होता है भाष्य। क्या होता है, भाष्य होता है। टीका का मतलब क्या होता है, भाष्य। पूछ दे क्वेश्चन में कि अर्थशास्त्र पर किसका भाष्य है, तो किसका बताएंगे, तो किसका था, अर्थशास्त्र पर टीका किसने लिखा था या भाष्य किसने लिखा था, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो लिखने वाले कौन थे हमारे, कौन, भद्र स्वामी। क्यों लिखे थे, भद्र स्वामी ना, भद्र स्वामी। कौन थे, भद्र स्वामी जी थे। कौन थे, भद्र स्वामी, ठीक ना। अच्छा, किस नाम से लिखा था ये भी पूछता है, तो किस नाम से लिखे थे, तो वो नाम क्या लिखे थे, किस नाम से लिखे थे, ये जो टीका लिखे थे तो वह किस नाम से लिखे थे, तो लिखे थे किसके, प्रतिपदा पंजिका के नाम से। किस नाम से, प्रतिपदा, प्रतिपदा ना, प्रतिपदा, पदा पंजिका। किस नाम से, प्रतिपदा पंजिका, पंजिका। किस नाम से लिखे थे, प्रतिपदा पंजिका के
नाम से लिखे थे, ठीक ना, नाम से लिखे, ठीक ना, लिखे, ठीक। पूछ दे कि अर्थशास्त्र पर टीका या भाष्य किसने लिखा था, तो भद्रस्वामी ने लिखा था। किस नाम से लिखा था, तो प्रतिपदा पंजिका के नाम से लिखा था, ठीक ना। और यहाँ से कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र से जो जानकारी हमको पूछता है क्वेश्चन में कि अर्थशास्त्र जो है वह एक क्या है, तो एक राजनैतिक और प्रशासनिक ग्रंथ है। क्या है, अर्थशास्त्र जो है ये, इसको गणित से कोई मतलब नहीं है ना, तो ये क्या है, राजनैतिक ना, क्या है, राजनैतिक, राजनैतिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक ग्रंथ है। क्या है, प्रशासनिक ना, प्रशासनिक ग्रंथ है। क्या है, प्रशासनिक ग्रंथ, ठीक ना, प्रशासनिक ग्रंथ है, ठीक। अच्छा, और यहाँ से हम लोग जान सकते हैं इसे कब खोजा गया था, अर्थशास्त्र को कब खोजा गया था, बताइए जल्दी से, कब खोजा गया ना, कब खोजा गया, तो इसको खोजा गया था कब, 1905 ईस्वी में। कब खोजा गया था, 1905 में खोजा गया था, ठीक ना। अच्छा, इसके किसके द्वारा खोजा गया था, तो किसके द्वारा खोजा गया था, तो खोजा गया था किसके द्वारा, समाजशास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा, समाजशास्त्री ना, समाजशास्त्री, किसके द्वारा, समाजशास्त्री के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, तो समाजशास्त्री के द्वारा, ठीक ना, समाजशास्त्री के द्वारा। और यहाँ से हम लोग कुछ जानकारी ले सकते हैं, तो बताइए जल्दी से। अब इसके बाद जानकारी हम लोग लेंगे जिससे साहित्य स्रोत से, कि जिससे हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, कि इसमें हम जानेंगे किसके बारे में, इंडिका के बारे में, इंडिका के बारे में, कि इंडिका से ही हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है ना। तो इंडिका हमारा आएगा तीसरे नंबर पर, किस चौथे नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर, ठीक ना, इंडिका, इंडिका, ठीक ना, इंडिका, ठीक, इंडिका। अच्छा, इंडिका यह किस भाषा में लिखा गया था, अगर इंडिका पूछ दे कि इंडिका किस भाषा में लिखा गया था, तो इंडिका लिखा गया था किस भाषा में, ग्रीक भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था, ग्रीक भाषा में लिखा गया था, ठीक ना, ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में लिखा गया, ठीक ना। किस भाषा में लिखा गया इंडिका, तो ग्रीक भाषा में लिखा गया। इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका है हमारी किसकी रचना है, मेगस्थनीज की है। किसकी है, मेगस्थनीज ना, मेगस्थनीज की, किसकी रचना है, मेगस्थनीज की, ठीक ना। इंडिका किसकी रचना है, तो मेगस्थनीज की है, ठीक ना। अच्छा, मेगस्थनीज कौन था, तो मेगस्थनीज था सीरिया के शासक जो हैं, वो सेल्यूकस के दरबार से आया था। कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ना, यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कौन था, तो ये मेगस्थनीज था सीरिया ना, सीरिया, कौन था, सीरिया, ठीक ना, सीरिया, सीरिया के शासक, सीरिया के शासक, सीरिया के शासक सेल्यूकस, किसके, सीरिया के शासक सेल्यूकस ना, सेल्यूकस के दरबार से ना, के दरबार, ठीक ना, सेल्यूकस के दरबार से आया था, ठीक ना, सेल्यूकस के दरबार से आया था। और किसके दरबार में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक ना, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य के दरबार न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम किसको जानेंगे, तो इसके बाद हम जानेंगे मुद्रा राक्षस। किसके जानेंगे, मुद्रा राक्षस ना, जिससे हमको क्या, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है ना। तो चौथे नंबर पर हमारा हो जाएगा मुद्रा राक्षस। क्या हो जाएगा, मुद्रा, मुद्रा राक्षस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस, ठीक ना, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो मुद्रा राक्षस है किसकी रचना, तो ये है विशाख दत्त की। किसकी रचना है, विशाख दत्त की ना। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की है। किसकी है, विशाख दत्त ना, किसकी है, विशाख दत्त की है, ठीक, विशाख दत्त की है। अच्छा, मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो मुद्रा राक्षस पर टीका लिखने वाले कौन है, तो मुद्रा राक्षस पर टीका किसका है, टीका का मतलब क्या होता है, तो टीका का मतलब होता है भाष्य।
क्या होता है, भाष्य। क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि मुद्रा राशि पर भाष्य किसने लिखा था, या मुद्रा राशि पर टीका किसका है, या टीका किसने लिखा था, तो क्या बताएंगे आप लोग। तो लिखने वाले कौन थे, तो लिखने वाले थे हमारे कौन, तो लिखने वाले थे ढुढीराज। कौन थे, ढुढी ना, ढुढीराज कौन थे, ढुढीराज थे। ठीक, ढुढीराज थे। इसके बाद हम जानेंगे क्या, इसके बाद हम जानेंगे, बताइए जल्दी से, इसके बाद और क्या हम जानेंगे, इसके बाद जानेंगे, चौथा हो गया। अब 5वें नंबर पर हम जान लेते हैं कि 5वें नंबर पर कौन आते हैं। तो 5वें नंबर पर आते हैं हमारे जिससे हमको जानकारी मिलती है, किसके, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो किससे प्राप्त करेंगे, विष्णु पुराण से। किससे, विष्णु पुराण ना, किससे, विष्णु विष्णु पुराण ना, विष्णु पुराण, ठीक ना, विष्णु पुराण। अच्छा, विष्णु पुराण, इस पर इसका टीका किसने लिखा था, तो इस पर टीका लिखने वाले कौन थे, तो इस पर टीका लिखने वाले थे, इस पर टीका लिखा कौन था, टीका लिखा, टीका किसने लिखा था, तो इस पर लिखने वाले थे कौन, तो वो थे हमारे श्रीधर स्वामी। कौन थे, श्रीधर ना, श्रीधर स्वामी थे। कौन थे, श्रीधर स्वामी, ठीक ना, श्रीधर स्वामी थे। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, इसके बाद जानेंगे हम लोग महाभाष्य। क्या जानेंगे, महाभाष्य ना। 5वां हो गया। 6वें नंबर पर हम किसको जानेंगे, महाभाष्य, जिससे हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। महाभाष्य ना, महाभाष्य, ठीक ना, महाभाष्य। अच्छा, महाभाष्य जो था, महाभाष्य की रचना किसने की थी, तो महाभाष्य की रचना की थी किसने, बताइए जल्दी से, महाभाष्य की रचना किसने की थी, तो पतंजलि ने की थी। किसने की थी, पतंजलि, ठीक ना, पतंजलि। अच्छा, और क्या हम लोग जानेंगे यहाँ से, तो और हम लोग जानेंगे, 5वां जानेंगे ना, इस और हमको जानकारी मिलती है, जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो जो कहाँ से मिलती है, दक्षिण भारत से ना। तो दक्षिण भारत से हमको जानकारी मिलती है मौर्य वंश की ना। तो 2 वहाँ से हमको मिलती है, 2 ग्रंथों से मिलती है। दक्षिण भारत से 2 ग्रंथों से हमको मिलती है ना। कहाँ से, दक्षिण 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 भारत ना, कहाँ से, दक्षिण भारत से हमको जानकारी मिलती है 2 ग्रंथों से। तो कौन कौन से ग्रंथ थे, तो एक हमारा था क्या, एक हमारा था अहनानूर। कौन था, अहनानूर से हमको जानकारी मिलती है किसकी, मौर्य वंश की। और एक दूसरे नंबर पर क्या था, तो दूसरे नंबर पर था हमारा परड़र। क्या था, परड़र, क्या था, परड़ ना, क्या था, परड़। इसके लेखक कौन थे, तो परड़ के लेखक थे, लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे कौन, परड़ के लेखक थे कौन थे, कपिलार। कौन थे, कपिलार, कौन थे, कपिलार थे, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, इसके बाद जानेंगे जैन धर्म से भी जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में ना। तो जैन धर्म से हमको जानकारी मिलती है किसकी, मौर्य वंश के बारे में। तो थोड़ा उसको भी जान लेते हैं कि क्या, कहाँ से मिलती है। तो उसको जानकारी मिलती है किससे, जैन धर्म से हमको जानकारी मिलती है। कहाँ से, जैन धर्म से ना। तो जैन धर्म से किससे जानकारी मिलती है, तो एक मिलती है हमको किससे, कल्प सूत्र से। किससे मिलती है, कल्प सूत्र से, ठीक ना, कल्प सूत्र से। किससे मिलती है, कल्प सूत्र से मिलती है। और एक जानकारी किससे मिलती है, तो एक मिलती है परिशिष्ट पर्वन से मिलती है। किससे मिलती है, परिशिष्ट ना, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन ना, परिशिष्ट पर्वन से, ठीक ना, परिशिष्ट पर्वन, ठीक, परिशिष्ट पर्वन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, इसके बाद जानेंगे विदेशी विवरण के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, देखिए, पूरा तात्विक स्रोत के बारे में जान गए, साहित्यिक स्रोत के बारे में जान गए, लेकिन अब इसके बाद जानेंगे विदेशी विवरण। क्या जानेंगे, विदेशी विवरण, ठीक ना, विदेशी विवरण, ठीक ना, विदेशी विवरण। अच्छा, विदेशी विवरण में हमको किस किस की जानकारी मिलती है, इसी से हम लोग जानेंगे कि मौर्य वंश की जानकारी किससे किससे मिली है। तो एक मिलती है हमको मेगस्थनीज से। किससे, मेगस्थनीज से, ठीक ना, मेगस्थनीज से, ठीक ना, मेगस्थनीज, ठीक, मेगस्थनीज से। अच्छा, मेगस्थनीज के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो मेगस्थनीज कहाँ से आया था, तो
तो मेगस्थनीज आया था कहाँ से? अभी आप लोगों को ऊपर बताएं हैं कि मेगस्थनीज कहाँ से आया था, तो सीरिया से। कहाँ से आया था? सीरिया से, ठीक ना, सीरिया से, ठीक ना, कहाँ से आया था? सीरिया से, ठीक ना, सीरिया से। किसके दरबार से आया था? तो आया था किसके दरबार से? तो ये आया था सेल्यूकस के दरबार से। किसके दरबार से? सेल्यूकस ना, सेल्यूकस के दरबार से, ठीक ना, सेल्यूकस के दरबार से आया था। किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? पहला जान गए, अब इसमें हम दूसरे नंबर पर जानेंगे कि जिससे हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या? डायमेकस। किससे जानेंगे? डायमेकस ना, डायमेकस से जानेंगे, ठीक। अच्छा, डायमेकस के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो डायमेकस कहाँ से आया था? तो डायमेकस भी आया था, डायमेकस कहाँ से आया था? तो डायमेकस भी सीरिया से आया था। कहाँ से आया था? देखिए यहाँ पे सीरिया गलत हो गया, इस तरह से आएगा सीरिया, ठीक ना, सीरिया, ठीक। डायमेकस भी सीरिया से आया था, ठीक ना। और किसके दरबार से आया था? तो एंटियाल किट्स के दरबार से आया था। किसके दरबार से आया था? तो एंटियाल ना, एंटियाल किट्स, ठीक ना, एंटियाल किट्स के दरबार से, ठीक ना, एंटियाल किट्स के दरबार से आया था, ठीक। और किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? तो यह आया था, डायमेकस आया था किसके दरबार में? तो डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक ना, बिंदुसार के दरबार में, ठीक ना, बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हम किसको जानेंगे? डायनीसियस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? डायनोसियस के बारे में जानेंगे, ठीक ना। दो जानकारी हो गई जिससे हमको मौर्य वंश की, विदेशी विवरणों से जिससे हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो दो जान गए, अब तीसरा जान लेते हैं। तो तीसरा हमको मिलता है डायोनीसियस से। किससे? डायनोसियस ना, डायोनीसियस, ठीक ना, डायनोसियस। अच्छा, डायनोसियस के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो डायनोसियस कहाँ से आया था? तो डायनोसियस आया था कहाँ से? तो डायनोसियस आया था मिस्र से। कहाँ से आया था? मिस्र से आया था ना। डायनोसियस कहाँ से आया था? तो मिस्र से आया था। किसके दरबार से आया था? तो टालमी फिलाडेल्फस से। किसके दरबार से? टालमी फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस ना, डेल्फस। किसके दरबार से आया था? तो टालमी फिलाडेल्फस के दरबार से आया था, ठीक। और किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? तो यह आया था किसके दरबार में? आया था अशोक के दरबार में, ठीक ना। किसके दरबार में? अशोक के। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में, ठीक ना, अशोक के दरबार में। अच्छा, ठीक। अच्छा, यहाँ से कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि जो डायनोसियस है को मिस्र के नरेश डाल्फियस ने भेजा था। कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? ये जो टालमी फिलाडेल्फस हैं, ये डायनोसियस को किसके दरबार में भेजा था? तो इनको भेजा था किसके दरबार में? तो इनको भेजा था बिंदुसार के दरबार में, ठीक ना, बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था इनको ना, दरबार ना, बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। लेकिन ये गए किसके दरबार में है? तो अशोक के दरबार में, अशोक के दरबार में गए, ठीक ना, अशोक के दरबार ना, अशोक के दरबार में गया, ठीक ना, गया। तो कैसे? अब
क्वेश्चन बनता है ना कि जब इसको भेजा गया था, मिस्र के नरेश जे टालमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में, तो यह अशोक के दरबार में पहुंच गया। कैसे? तो ऐसे कि जब डायनोसियस वहाँ मिस्र से चला था तो इसको आते हुए रास्ते में साल 2 साल लगा होगा ना, 1 साल या 2 साल कुछ तो लगा होगा ना। तो आया होगा तो हेलीकॉप्टर से तो आया नहीं होगा, हाँ आया होगा तो या तो हाथी से आया होगा या घोड़े से आया होगा, ठीक ना, या पैदल चला होगा या ऊँट की सवारी किया होगा, किसी तरह से आया होगा। उसमें हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था तो नहीं थी, तो इसको आने में साल 2 साल की लग गया था। आते ही रास्ते में जब आ रहा था तब तक बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। किसकी? बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी तो वहाँ का शासक कौन बन गया था? तो वहाँ का शासक बन गया था राजा अशोक ना, अशोक बन गया था। तब ये जाके अशोक के दरबार में पहुँचा, ठीक ना, समझ गए आप लोग? अरे भाई ऐसे समझिए, अगर आप लोग को भेजा गया अपने ससुराल, कहाँ भेजा गया? आप लोगों को भेजा गया ससुराल भेजा गया, ठीक ना। अब ससुराल आप जा रहे हैं, अब आपको आना है यहाँ से और आना है यहाँ तक, ठीक ना, यहाँ तक आना है, ठीक, कन्याकुमारी कर्नाटक तक आना है। तो आपको आने में मान लीजिए कि 5 से 6 दिन लग गया। अब आपको भेजा गया ससुराल, आप आ रहे हैं अपने साला के घर। किसके घर? साला के घर, ठीक ना। जब आ रहे हैं तब तक इसी बीच इस साले की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो आप किसके पास पहुंचेंगे? अपने साली के पास पहुंचेंगे, ठीक ना। किसके पास पहुंचेंगे? साली के पास पहुंचेंगे। आज आपको भेजा गया ससुराल में अपने साले के पास, तब तक साले की मृत्यु हो जाती है, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? साली के पास, अपने साली के दरबार में, ठीक ना। उसी तरह से ये मिस्र से टालिमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में, लेकिन आते ही रास्ते में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, इसलिए वहाँ का शासक हो गया था अशोक, तो अशोक के दरबार में पहुंचा, ठीक ना। अच्छा, इस तरह से आप लोग जानिए। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछता है कि, क्वेश्चन पूछेगा इसे, देखिए क्या पूछेगा? डायनोसियस ना, डायनोसियस को किसके दरबार में भेजा गया था? डायनोसियस को किसके दरबार ना, किसके दरबार में भेजा गया था? तो किसके दरबार में भेजा गया था? तो इसको भेजा गया था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डायनोसियस को भेजा गया था किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में, ठीक ना। बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा दे, यहीं पे क्वेश्चन में पूछ दे आपसे कि, अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि डायनोसियस किसके दरबार में आया? डायनोसियस ना, डायनोसियस किसके दरबार ना, किसके दरबार में आया? तो किसके दरबार में आया, तब हमारा आंसर हो जाएगा क्या? तब हमारा आंसर हो जाएगा अशोक ना। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा, ठीक ना, अशोक हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद कुछ यूनानी लेखकों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, यूनानी लेखकों से, जिससे हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो यूनानी लेखक ना, यूनानी लेखक कौन कौन है, थोड़ा जान लेते हैं उनके बारे में। तो यूनानी के लेखक के बारे में जानना है तो एक थे हमारे स्ट्रैबो। कौन थे? स्ट्रैबो ना। कौन थे? स्ट्रैबो थे। कौन थे? स्ट्रैबो ना, स्ट्रैबो थे, ठीक, एक हो गया। दूसरे नंबर पर कौन थे हमारे? तो दूसरे नंबर पर थे, जानकारी जिससे मिलती है तो प्लिनी के नाम से, प्लिनी से। किससे मिलती है? प्लिनी, ठीक ना। तीसरी जानकारी किससे मिलती है? जो यूनानी लेखक थे जिससे हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो ये टालमी थे। कौन थे? टालमी ना, टालमी, ठीक, टालमी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि स्ट्रैबो यह कौन सी किताब लिखे थे? तो यह लिखे थे कौन सी किताब? तो ये लिखे थे भूगोल। कौन लिखे थे? क्या लिखे थे? भूगोल, ठीक ना, भूगोल, ठीक। अच्छा, ये क्या लिखे थे? प्लिनी क्या लिखे थे? तो यह लिखे थे नेचुरल हिस्ट्री। क्या लिखे थे? नेचुरल ना,
नेचुरल ना, नेचुरल हिस्ट्री, क्या लिखे थे? नेचुरल हिस्ट्री लिखे थे। ठीक, अच्छा तीसरे नंबर पर थे टालमी, टालमी से हमको क्या क्या लिखे थे? टालमी भी लिखे थे भूगोल, ठीक ना, भूगोल, क्या लिखे थे? भूगोल। तो देखिए स्ट्रैबो भी लिखे हैं भूगोल और टालमी भी लिखे हैं भूगोल, लेकिन जो स्ट्रैबो लिखे हैं भूगोल वो टालमी के ही आधार पर लिखे हैं, ठीक ना, इसलिए सबसे ज़्यादा श्रेय किसको दिया जाता है? टालमी को दिया जाता है, ठीक ना। अच्छा, और क्या हम लोग जान सकते हैं यहाँ से? चलिए दोस्तों, अब इसी से हमको जानकारी, सारे जानकारी क्या मिलती है, इससे हमको सभी स्रोतों की जानकारी मिल गई, जो कि हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। ये सभी हम लोग स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे ना, मौर्य वंश की जानकारी, जानकारी, जानकारी के स्रोत ना, स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक ना, पढ़ रहे थे, ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और भी जितने भी घटनाएं घटी थी मौर्य वंश में, सभी घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, सभी घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों इसी के साथ क्लास को समाप्त करता हूं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, अगर जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। क्लास कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।